अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली टूर अपने प्रोग्राम असद टूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको बताएंगे कि ये जो इमरान खान साहब ने जो आप कह लें एक सियासी खुदकुशी की अपनी जमात के साथ ये सब कुछ किया, ये क्यों किया। इमरान खान के क्या जहन में था कि उन्होंने ये तमाम स्टेप्स लिए। हम आपको बताएंगे कि क्यों उन्होंने ये तमाम अपनी पार्टी को इस तरह से खुद तबाह किया जबकि वो एक विनिंग पोजीशन में आ चुके थे अगले इंतखाबात में। इसके अलावा हम आपको बताएंगे किस तरह से इमरान खान साहब के साथ वो जिसे कहते हैं ना डट के खड़े रहने वाले शेख रशीद भी अब कह रहे हैं कि भाई इमरान खान जाने, नैब जाने और फौज जाने, मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, वो भी आपको ज़रा बताएंगे। और ये जो मामलात अब बढ़ रहे हैं इस सब पर ज़रा देखेंगे किस तरफ जा रहे हैं। तो चलिए ज़रा सबसे पहले जो खुद साख्ता फरसंदे रावलपिंडी हैं उनके ज़रा आ जाएँ। उनको भी नैब ने तलब किया था अलकादिर करप्शन केस में, जो इमरान खान साहब ने एक मुबैना ट्रस्ट बनाया था और उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर और करप्ट माफिया और कब्ज़ा गिर मलिक रियाज से ये मुबैना रिश्वत ली थी। उनकी जो 190 मिलियन डॉलर हराम की कमाई जो पकड़ी गई थी बरतानिया में और पाकिस्तान भेजी गई थी, तो इमरान खान साहब ने जो एडजस्ट करवाई थी। और उसमें फिर आपको पता है बहुत से पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। तो उसमें क्योंकि उस काबीना इजलास में जिसमें ये 190 मिलियन डॉलर सेटल करने की मंजूरी दी गई थी, उसमें शेख रशीद भी मौजूद उस काबीना का हिस्सा थे। तो उसके लिए नैब ने उनको तलबी का नोटिस भेजा। अब शेख रशीद बड़े क्लोज हैं मलिक रियाज और इन तमाम तबकात के, ठीक है, लेकिन अब उन्होंने किया क्या। तो उन्होंने नैब रावलपिंडी को उस तलबी नोटिस पर एक जवाब भेजा है। अब वो जवाब सुनिए शेख रशीद साहब का। वो कह रहे हैं जी कि मुझे आपने आज तलबी का नोटिस भेजा हुआ था, ठीक है, लेकिन मैं इसमें आपको तहरीरी जवाब भिजवा रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि ये 13 दिसंबर 2019 को जब ये 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज के एडजस्ट करने का ये जब मामला टेकअप हुआ कैबिनेट में, तो मैं उस वक्त कैबिनेट इजलास में मौजूद ही नहीं था, मैं उससे पहले उठ के जा चुका था और ये मेरे उठ के जाने के बाद ये मामला पेश किया गया। फिर वो दूसरी कहते हैं कि इसलिए मेरे पास ना तो कोई मालूमात है अलकादिर ट्रस्ट से मुतलका, इस 190 मिलियन डॉलर से मुतलका, और ना ही कोई सबूत है। फिर वो कहते हैं कि आप जो उस वक्त के एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह थे और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर एहतसाब और बाद में मुशीर दाखिला भी बने शहजाद अकबर, उनके बारे में शेख रशीद कहते हैं कि मेरे तो उनसे ताल्लुकात ही ख़राब थे और यहाँ तक कि मेरे उनसे बोलचाल भी नहीं थी। ये वो शहजाद अकबर हैं जो ये 190 मिलियन डॉलर बाहर से लेके आए थे, इनकी वीडियो भी आई थी कि मलिक रियाज से लंदन में वो मुलाकातें कर रहे हैं। तो उनके बारे में वो कहते हैं शेख रशीद कि मेरे तो भाई उस जो शहजाद अकबर जिसने ये 190 मिलियन डॉलर लाए और इधर एडजस्ट करवाए, ना तो मेरे उनसे ताल्लुकात भी एक तो ख़राब थे और मेरी तो उनसे बोलचाल तक बंद थी। इसलिए वो कहते हैं कि जी मेरे पास ना तो कोई सबूत है ना कोई दस्तावेज़ है इस अलकादिर ट्रस्ट से मुतलका, तो मैनू माफ़ करो। नैब को उन्होंने कहा शेख रशीद साहब ने, और अब वो कह रहे हैं कि जी नैब के जनरल भट्ट जाने, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जाने, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जाने और इमरान खान जाने, मुझे क्या पता मुझे कहाँ पे रगड़ रहे हो। और अब पता शेख रशीद हैं भी रूपोश। तो ये एक बड़ा ही एहतियात से शेख रशीद साहब ने अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की है कि भाई मैं नहीं हूँ। अब इस केस में आपको पता है फैसल वाडा साहब अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कम अज़ कम 4 से 5 अरब रुपए साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड ने रिश्वत ली हुई है। शहजाद अकबर के ऊपर खुद हुकूमत इल्ज़ाम लगाती है कि उन्होंने 2 अरब रुपए रिश्वत ली हुई है। इमरान खान साहब ने तकरीबन 7 अरब रुपए
मालियत की, वो प्रॉपर्टी अरबों की रिश्वत ली है उसमें। फराह गोगी ने उसके अलावा बनीगाला में ज़मीन ली है उनसे। ठीक है, तो आप मतलब कह लें तो ये सब ने को मिला के कुछ 14-15 अरब रुपया खींचा मलिक रियाज से, उसके 70 से 90 अरब रुपए एडजस्ट करवाने के लिए। बड़े आराम से उन्होंने इतने पैसे मलिक रियाज से खींच लिए। और ये मलिक रियाज ज़रा ये बताते हैं, खुद भी कहते हैं कि मैं जब भी कोई हाई कोर्ट में जज आता है या किसी फौजी को जर्नैल के बैज लगते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझसे खुद रब्ता करते हैं कि जनाब प्लाट, तो फिर मैं उनको बैरियर टाउन में या कहीं किसी जगह पे उनको प्लाट या घर लेके देता हूँ। तो वो तो आपको पता ना, मलिक रियाज का तो इश्तिहार ही आता है अखबार के अंदर कि भाई वो जो रिसेंटली रिटायर्ड जर्नैल हैं या जज हैं, उनके लिए बैरियर टाउन में नौकरियां। मतलब रिसेंटली रिटायर्ड जज और जर्नैल का क्या एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में काम हो सकता है? क्या वो आर्किटेक्ट हैं? क्या वो डेवलपर हैं? क्या उनका एक्सपीरियंस होता है? एक जज का क्या एक्सपीरियंस होता है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होता है? बताइए ना, उसका क्या एक्सपीरियंस हो सकता है? मलिक रियाज क्यों उनको हायर करना चाहते हैं? क्योंकि वो रिटायर्ड जज जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट में अच्छे कनेक्शन रखता है, हाई कोर्ट्स में जजेस को जानता होता है। तो जब मलिक रियाज ने किसी जज को पैसे खिलाने हो, कुछ करना हो, अपने केस क्लियर करवाने हो, तो मुबैना तौर पे यही जो रिटायर्ड जज उन्होंने हायर किए होते हैं, ये फिर अपने ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पे जिन जजेस के आगे केस लगा होता है उनसे मीटिंग्स करते हैं, पैसे देते हैं, और फिर मलिक रियाज की इसीलिए फाइलों को टायर लगे रहते हैं। जर्नैल जो होते हैं वो वैसे असर और रसूख के लिए काम आते हैं हुकूमती दफातर में, क्योंकि वो जर्नैल, जारी बात है, जर्नैल जर्नैल होता है, उसके कोर्समेट कई अभी भी जर्नैल होते हैं, कई उसके जूनियर ब्रिगेडियर होते हैं जो सर्विंग होते हैं, वो जर्नैल उनके कनेक्शन इस्तेमाल करके तो ब्यूरोक्रेसी में फ़ाइलों को टायर लगवाता है, फ़ौज के साथ डीलें करवाता है। और फिर जो तीसरा, मलिक रियाज साहब ज़ाहिर बात है फ़ौज को भी oblige करते हैं। लाइक पिछले कुछ अर्से में ISPR ने बहुत से रिटायर्ड जर्नैल इमरान खान साहब के दौर में और उससे पहले भी मलिक रियाज के पास जो टीवी पर दिफाई तज्जिया कार के टैग के साथ आते थे, उनमें से बहुत से ISPR ने मलिक रियाज के पास कंसल्टेंट रखवाए हुए थे। यानी कि जाते वो दफ्तर नहीं थे ना, वो कुछ टके की कंसल्टेंसी करते थे, लेकिन डेमोक्रेसी के खिलाफ, सियासत के खिलाफ, सियासतदानों के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगवाने के लिए ISPR ने वो रिटायर्ड जर्नैल रखे हुए थे और उनको मंथली दिलवाई जाती थी मलिक रियाज से कंसल्टेंट के नाम पर। तो ये तो सारा धंधा गंदा चलता रहा है पिछले कई सालों से इस मुल्क में। और वो अगर आपको याद हो, वो अली रियाज का जो एक्सीडेंट हुआ था वो उसने रेसिंग में, तो उसमें 2 बच्चे बेचारे उनकी डेथ होगी। वो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस ले लिया। अब वो सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस होते थे, वो रोज़ मलिक रियाज को तलब करें, मलिक रियाज पेश ना हो, ना उनका बेटा पेश हो। वो कभी पुलिस को, कभी इंटीरियर मिनिस्ट्री को, कभी छापे कुछ के मलिक रियाज पेश करो, मलिक रियाज पेश ना हो। तो एक दिन बैरियर टाउन की, ये सच्चा वाक़या बता रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन पेश होने आ गई सुप्रीम कोर्ट में। वो सुप्रीम कोर्ट में ये रूल होता है कि कोई भी आएगा पेश होने के लिए तो वो एक जज उसकी हाजिरी भी लगाएगा कि जी फलां पेश हुए हैं, उनकी वो अटेंडेंस लग जाती है। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन पेश होने के लिए आई बैरियर टाउन की जो इंतज़ामिया थी, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे जस्टिस जवाद ख्वाजा, जो बाद में चीफ जस्टिस भी बने। उन्होंने ग्लासेस नीचे किए, उन्होंने कहा जी लगवाएं, कौन कौन पेश होने आया हाजिरी। तो सबसे पहले चल गया मेजर जनरल रिटायर्ड एहतशाम ज़मीर, उन्होंने देखा, हाजिरी लगाई। मेजर जनरल रिटायर्ड शौकत सुल्तान, उन्होंने देखा, हाजिरी लगाई। एडमिरल रिटायर्ड फलाना, एयर कमोडोर फलाना, एयर वाइस मार्शल फलाना, लेफ्टिनेंट जनरल फलाना, मेजर जनरल, 10-12 इतने सीनियर फौज के एहलकार, नेवी के एहलकार, एयरफोर्स के एहलकार रिटायर्ड, जब उनके आगे हाजिरी लगी तो जवाद ख्वाजा साहब ने, अभी पीछे और भी लाइन में लगे हुए थे लोग हाजिरी लगवाने में, जवाद ख्वाजा साहब ने ग्लासेस नीचे किए, उन सब की तरफ गौर से देखा जो भी जिनकी हाजिरी रहती थी, और उनको पूछा कि आप में से कोई हाजिर सर्विस भी है? ये इतना बड़ा थप्पड़ था सुप्रीम कोर्ट के एक जज की तरफ से इन रिटायर्ड जर्नैलों, एयर वाइस मार्शलों और
नेवल एडमिरल्स के मुंह के ऊपर कि सारी तुम जाके बेशर्मो मलिक रियाज की नौकर लग गए कब्जा माफिया के, तो सर्विंग भी तो नहीं उसके नौकर कहीं लगने जा रहे। मलिक गोपाल को पता चले मलिक रियाज अपना ही आर्मी चीफ भी तैनात कर ले हैं। तो ये तो मलिक रियाज की हालत थी। तो अब वो फायरों को टायर तो लगवाते हैं। तो अब देखिए अब क्या इस केस में होता है। दूसरी तरफ ये कि इमरान खान साहब ने ये क्या किया अपनी पार्टी के साथ, ये जरूर एक बात है और ये देखने वाली बात है। देखिए इमरान खान साहब ने ये सब कुछ जानबूझ के किया। उन्होंने ये जो अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केस था, उनको आइडिया था कि इसमें मैंने नहीं बचना, मैं डिस्क्वालीफाई होऊंगा और लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई होऊंगा। तो उन्होंने टू वे स्ट्रेटजी बनाई। एक तो उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट में पेश नहीं होगा ताकि मेरे फर्दे जुर्म ना आए, क्योंकि अगर इन केसेस में फर्दे जुर्म इमरान खान साहब पर जिस दिन आयद होगी उसके बाद ये ट्रायल विद इन वीक्स कंक्लूड हो जाएंगे। इसमें एविडेंस लाइक वो ऊपर तैर रही है पानी की तह के ऊपर, इतनी इसमें एविडेंस है, इतनी क्लियर ये करप्शन के केस है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के। लाइक इसमें कोई ये है ही नहीं कि कोई तहकीकात तो नहीं, एविडेंस मौजूद है, सिर्फ कोर्ट में जाकर ट्रायल होना है कि ये एविडेंस है जनाब, इस बंदे के खिलाफ बताएं क्या करना है। तो इमरान खान साहब ने टू वे स्ट्रेटजी बनाई थी। एक तो ये था कि उन्होंने कहा कि फर्दे जुर्म लगने ही नहीं देनी, फर्दे जुर्म लग गई तो फिर तो हफ्ता में मैं लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। और उसके लिए वो अपनी टांग का ड्रामा शुरू उन्होंने कर दिया। हालांकि उनको जख्मी हुई थी टांग, लेकिन वो ठीक हो चुकी थी, हफ्ते 2 हफ्ते बाद टांग बिल्कुल ठीक थी। इमरान खान साहब बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन वो झूठा प्लस्तर लगाकर घूमते रहते थे। लाइक मीटिंग्स कर रहे हैं, अब देखें मीटिंग्स में टांग पर प्लस्तर बना हुआ और उसी पाँव को वो यूं यूं हिलाने लगे होते थे। अरे भाई वो तो हिलना ही नहीं चाहिए, लेकिन खान साहब ये ड्रामा कर रहे थे। दूसरी उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि किसी भी तरह से इलेक्शन अर्ली ले लिए जाए, ताकि मैं डिस्क्वालीफाई होने से पहले पहले इलेक्शन कंटेस्ट करके अगर मेजॉरिटी में आ जाऊं तो मैं फौज को मजबूर कर सकता हूं प्राइम मिनिस्टर बन के कि वो इन केसेस को रोक दे और फिर मेरे साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करें, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर होऊंगा। और उसके लिए मैं जनरल आसिम मुनीर को हटा दूंगा, जनरल फैज़ मीर को वापस DGISI ले आऊँगा। तो इस तरह करके उन्होंने ये एक स्ट्रेटजी बनाई। उसके लिए उनकी सुप्रीम कोर्ट के एक धड़े ने भरपूर सहूलतकारी की। जजेस के उनको आर्टिकल 63A रीराइट करके दिया गया ताकि वो पंजाब असम्बली और KP असम्बली तहलील कर सकें वापस पावर में आके वहाँ पर। और फिर हुकूमत पर दबाव डाला गया, एक टेंटेड वे में सो मोटो नोटिस लिया गया। वो सर्विस मैटर डिस्कस हो रहा था, वो IG जो से डोगर साहब के और बकौल चीफ मिनिस्टर पंजाब के जो उनकी ऑडियो लीक हुई परवेज इलाही के उन्होंने वो कह रहे थे अपने वकील आबिद बैरी से के केस लगवाओ मज़ाहिर अकबर नकवी की अदालत में। और फिर वही मज़ाहिर अकबर नकवी साहब की और इजाज़ुल हसन साहब के बेंच ने सर्विस मैटर के अंदर इलेक्शन मैटर टेकअप करके सो मोटो के लिए चीफ जस्टिस को फाइल भिजवा दी। उन्होंने सो मोटो ले लिया और फिर वो दबाव डालने लग गए कि जी 14 मई को इलेक्शन करें, 14 मई को इलेक्शन करें। अब आप देखें अभी तक फर्दे जुर्म नहीं इमरान खान साहब पर वायद उसकी। तो मकसद क्या था कि 14 मई का इतना दबाव डाला जाए कि पूरे मुल्क में एक दिन इंतखाबात के लिए हुकूमत असम्बलियाँ तहलील करने पर मजबूर हो जाए, और उसके बाद 14 मई या इवन के जून के भी कहीं करीब अगर इलेक्शन हो जाए तो उसमें इमरान खान साहब जीत के आ जाएंगे। उन्होंने अपनी वेव बना ली हुई थी पॉपुलैरिटी की, तो फिर ये सारे केसेस ऑटोमेटिकली डेड हो जाएंगे। तो ये उनकी सेकंड स्ट्रेटजी थी। लेकिन जब ये दोनों स्ट्रेटजीज नाकाम हो गई कि ना तो इलेक्शन करवा सके वो, बल्कि उल्टा पंजाब और KP असम्बली तोड़ना उनको अब कॉस्टली पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर रेड हो रहे हैं, उनके लोग दबाव में हैं, पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। तो इमरान खान साहब ने देखा कि ना तो 14 मई को इलेक्शन हो पा रहे हैं, ना ये अब रेफरेंसेस को मैं मज़ीद डिले कर सकता हूँ इनमें अपीयर होना। तो फिर उन्होंने तीसरी स्ट्रेटजी ये सोची। उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, यानी कि मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँ या मैं जेल में पड़ा हूँ और मेरी की हुई मेहनत से ये जो पार्टी का मैंने वोट बैंक ऊपर लेके आया हूँ और पॉपुलैरिटी लेके आया हूँ, ये पार्टी जीते और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में शाह महमूद कुरैशी बैठा हो या असद उमर बैठा हो, क्यों भाई? इमरान खान साहब ने कहा शेरवानी तो पहननी है तो मैं नहीं पहननी है, वरना मेरे नाम पे कोई और शेरवानी नहीं पहनेगा। ठीक है, उन्होंने कहा जी कि फिर पूरा का पूरी जो मैंने इमारत खड़ी किया उसको खुद ही जला के भस्म भी करूंगा।
उसके बाद देन फिर उन्होंने सबसे पहले तो जो मुज़ाकरात हुकूमत के और पीटीआई के कामयाब हुए थे कि ठीक है 15 जुलाई को असम्बलियाँ तहलील होती हैं, 30 सितंबर को इलेक्शन होंगे। इमरान खान साहब ने वो डेट आउटराइटली रिजेक्ट कर दी, क्योंकि वो उस वक्त तक जहन बना चुके थे भाई इलेक्शन मुझे नहीं चाहिए, इलेक्शन 30 सितंबर तक तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया हूँगा और फिर जो इलेक्शन होंगे मेरी पार्टी तो जीत जाएगी लेकिन प्राइम मिनिस्टर कोई और बन रहा होगा और मैं अपने अलावा किसी को प्राइम मिनिस्टर नहीं देख सकता। तो उन्होंने वो डेट रिजेक्ट की, उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं ये डेट कबूल, जिस वजह से वो मुज़ाकरात डीरेल हो गए। दूसरा फिर उन्होंने फ़ौज पर इल्ज़ामात को मज़ीद सख्ती लिया है और वो जो चेयरमैन नैब थे जो रिटायर्ड जर्नल हैं उनको भी उन्होंने बेगैरत कहा, दीगर भी फ़ौजी सर्विंग जर्नलों को भी, आर्मी चीफ में सबको उन्होंने गालियाँ दी और वो डीजीसी को भी तो खैर पहले से निशाना बना रहे थे मेजर जनरल फैसल नसीर को। तो देन वो इस स्ट्रेटजी पे आ गए, उन्होंने कहा ठीक है फिर पार्टी तबाह करो और जिसका नतीजा अब ये निकला कि अब लोग उनके गिरफ्तार हो रहे हैं, पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन खान साहब इज़ लाइक फाइन जाता है जो जाए, क्योंकि उनको पता है कि यार मैं तो इनको अब रखना भी नहीं चाह रहा था, मैं तो चाहता ही ये दिन देखना था कि अब पार्टी तबाह हो और बस ठीक है, अगर मैं नहीं तो कोई नहीं, फिर ठीक है कोई और आए, मेरी पार्टी ना पावर में आए कि मेरे बगैर कोई और प्राइम मिनिस्टर बन रहा हो। तो ये उन्होंने किया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।